नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी राउंडअप में फोकस करेंगे एक्शन वाली कमोडिटीज पर। बातचीत करेंगे कच्चे तेल की कि क्या क्रूड में ये निवेश का सही समय है। साथ ही फेड के आउटकम के बाद हमने सोने पर दबाव बनते हुए देखा है। क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए, प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं, इस पर भी करेंगे फोकस। और साथ ही बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, जिसमें हमारा फोकस होगा कि क्या अब जो सरकारी खरीद है उसमें प्राइवेट कंपनियों का भी पार्टिसिपेशन रहेगा या फिर नहीं। जो सरकार डिसीजन लेने का सोच रही है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसके मायने समझेंगे। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एसोसिएट डायरेक्टर किशोर नारने, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी और साथ ही शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल मौजूद हैं। इन सभी से चर्चा करेंगे। शुगर पर भी हमारा फोकस रहेगा। जो 15 अक्टूबर से महाराष्ट्र में क्रशिंग सीजन शुरू होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे मिस्टर प्रफुल्ल विठलानी से। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल पर एक राय ले लेते हैं। एनर्जी पैक से गोल्ड सिल्वर इन पर कमेंट लेते हैं, उसके बाद बाकी खबरों की ओर शिफ्ट करेंगे। कच्चे तेल की बात करें तो हम अब एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो घरेलू बाजार में जो प्राइसेस है वो 6800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने ऑयल के प्राइसेस ब्रेंट के स्पेशली 92 के आसपास टिके हुए हैं। जो ब्रॉडर रेंज हमें मिली है वो 85 से $115 की ज्यादातर एक्सपर्ट्स मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 90-92 इन्हीं स्तरों के आसपास कच्चा तेल घूमता हुआ दिख रहा है। किशोर, नमस्कार, स्वागत है आपका। फेड हाइक की वजह से जो फ्यूल डिमांड है वो कब होगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसके बाद जो प्राइसेस हैं कच्चे तेल के वो स्टेडी मेंटेन कर रहे हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो इंटरनेशनल मार्केट्स हो। आप कैसे देखते हैं फिलहाल? किशोर, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। गुड मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक जैसा आपने सही बताया कि जो सेंटिमेंट है अभी जो डिप्लीटेड है, बिकॉज फेड का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है, 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा, और उसके साथ साथ एक्चुअली क्या है कि फर्दर रेट हाइक्स जो है वो रिसेशनरी पावर रहेंगे और कई हद तक मतलब डिप्लीशन ऑफ डिमांड की तरफ इशारा कर सकता है। वो मार्केट को एक बार के लिए पकड़ के रखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि दैट इज अ स्मॉलर फैक्टर। मैं थोड़ा सा नीचे में इस बार, बिकॉज वो काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है, अभी कोई सरप्राइज नहीं है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। सो मार्केट में वो डिस्काउंट हो चुका है। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार के लिए बाइंग करके चल सकते हैं, दैट टू इंट्राडे के लिए। सितंबर वायदा 6780 के आसपास बाइंग करें, 6920 के आसपास का टारगेट्स के लिए। अगर क्लाइंट्स को रिस्क लगता है बिकॉज ऑफ द इवेंट, तो ऑप्शंस में जो अक्टूबर वायदा जो है 6800 का कॉल ऑप्शन 400 के आसपास खरीदारी करके चल सकते हैं। 360 का स्टॉप लॉस रख के 460 470 के आसपास का आपका ये ऑप्शन चल सकता है। तो 6800 का जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, 6800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय करने की बात है, लेकिन नेचुरल गैस पे भी एक यहाँ पर ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी उठापटक जारी है। अपने हाई से 100 रुपए गिरने के बाद हल्की सी कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिली है। अनुज, कैसे देखते हैं प्राइसेस? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, रशिया की तरफ से पाइपलाइन कंसर्न अभी भी है, और हमने देखा था कल एक लो बनाने के बाद बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हमने देखा है कि 700 के लेवल से मार्केट में काफी करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो फिलहाल नेचुरल गैस में एक रेंज बना है, जो कि ऊपर में करीबन 640 और नीचे में करीबन 590, ये रेंज कंटिन्यूस आता हुआ दिखाई दिया है, और 600 के आसपास हम एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी आते हुए देख रहे हैं। तो और आगे जैसा कि हम देख रहे हैं कि आगे विंटर सीजन भी है, तो उसकी डिमांड भी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पर जो ट्रेड है वो बाई साइड का देखा जा सकता है। हमें लगता है कि टेक्निकल चार्ट से अगर हम देखें तो 610 615 के आसपास के लेवल्स मिले हैं, तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 590 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 640 645 तक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड नेचुरल गैस का पॉजिटिव है, और जैसा कि हम क्रूड के अंदर भी हमने कल देखा कि एक लोअर लेवल से रिकवरी हुई है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी पैक में हमारा मानना है कि जो प्राइसेस है वो थोड़े बॉटम आउट होते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी सेगमेंट में हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को अब आगे मिल सकती है। ओके, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस पे रख के चल सकते हैं। अब बात करेंगे हम गोल्ड सिल्वर की। गोल्ड पर सबसे पहले राय ले लेते हैं किशोर की, जहां पर हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 29 मंथ्स के लोज हिट होते हुए देखे हैं, और फेड मीट के आउटकम से पहले जो इन्वेस्टर्स है कॉशियस स्टांस देख रहे हैं। अभी तो बहुत टाइट रेंज में ट्रेडिंग हो रही है गोल्ड में किशोर, लेकिन जो 75 बेसिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, क्या वो फैक्टर्ड इन है लेवल्स पे? दूसरी बात,
प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी कैसा रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड आउटकम्स? दीपाली 75 बिप्स का तो रेट हाइक का डिस्काउंटेड है, बट जो हिसाब से इन्फ्लेशन नंबर्स आया है, जो खास करके यूएस का, आई थिंक देयर इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ 100 बिप्स रेज आल्सो। मतलब वो हल्का सा पॉसिबिलिटी है। मार्केट में 20% का आपको फिजिबिलिटी दिखता है। 20% लोग अभी भी मान रहे हैं कि 100 बिप्स का इंक्रीज हो सकता है। सो इन दैट केस कहीं ना कहीं मार्केट्स नेगेटिव हो सकता है। सो डॉलर अभी भी रिसेंट हाई के पास है। डॉलर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है करेंसी में। तो इन दैट केस यहाँ पे मैं बिकवाली का राय दूंगा, या थोड़ा सा अगर साइडवेज हो सकता है तो आप इसको ट्रेड ना करें तो बेहतर है। बट अगर ट्रेड करना ही है तो इसमें हल्का सा बिकवाली कर सकते हैं दोनों गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड में 49,400 के लेवल्स मुझे अच्छा लगता है कि एक बार बिकवाली करने के लिए 49,600 का स्टॉप लॉस के साथ, छोटा स्टॉप लॉस है 200 रुपए का, और 49,000 का टारगेट्स के लिए। जहां तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक 57,200 एक अच्छा लेवल है बिकवाली करने का। अगेन यहाँ पे भी मैं बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 57,600 के आसपास, एंड टारगेट आप 56,400 के आसपास रख सकते हैं। जैसा आपने बताया, ये थोड़ा सा टाइट रेंज में काम कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है। बट अगर 100 बिप्स का रेट हाइक आता है, या अगर उसका इंडिकेशन आता है कि अनदर 75 बिप्स आ सकता है अगले फेड मीटिंग में, तो इस सेंटिमेंट्स काफी हद तक टूट सकता है। काफी हद तक हमने वो 75 बेसिस पॉइंट मार्केट में फैक्टर इन होते हुए देखा, और शायद बिग मुनाफा वसूली उस वजह से भी आई है। अनुज, चांदी कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत बड़ी गिरावट पहले ही आते हुए देख ली है और अब ग्रेजुअल गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार? देखिए मनीषा जी, पहले गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो था उसकी वजह से हमने सिल्वर में रिकवरी आते हुए देखी। और अगर हम अभी देखें सितंबर मंथ में अभी तक करीबन 20 दिनों में हमने करीबन 8% से ज्यादा के रिटर्न सिल्वर में आते हुए देखे हैं। लोअर लेवल से काफी रिकवर हुआ है। तो एक सेंटिमेंटल सिल्वर और गोल्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे थोड़ा बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो सिल्वर साइड में मुझे लगता है कि अभी ऐसा कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा है जहां पर कि थोड़ा कॉशियस सब रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्राइसेस नीचे करीबन 56,500 56,300 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 55,700 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 57,300 तक हो सकता है। प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगा, क्योंकि ये जो 2 दिन है, आज के और कल की, यहाँ पे फेड की मीटिंग चल रही है। तो पोजीशन को कैरी ओवर ना करें, इंट्राडे में ट्रेड को जरूर लें। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो बायस है सिल्वर के अंदर वो एज कंपेयर गोल्ड के थोड़ा सा पॉजिटिव है। हमें लगता है कि यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड सिल्वर में लेना चाहिए। ओके, बाइंग साइड पर ट्रेड सिल्वर के साइड ले सकते हैं। 57,300 के टारगेट से अनुज की ओर से बाय पोजीशंस रेकमेंड की जा रही हैं। किशोर, क्विकली मेटल्स पर भी आपका व्यू लेंगे। आज तो थोड़ी सी सेलेक्टिव बाइंग हम देख रहे हैं। कॉपर स्पेशली आधा पौने 1% ऊपर है। बाकी बेस मेटल्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस के साथ ही दिखाई देंगे। क्या सजेशंस इन लेवल से, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? आई थिंक यहाँ पे जैसा आपने बताया थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है यहाँ पे। और अगेन एंटायर कमोडिटी पैक में फेड और जो रेट हाइक है ये बहुत ही बड़ा बैकड्रॉप है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज है कि पावर जो स्पेशली यूरोपियन यूनियन में जो पावर का प्राइसेस है और उसमें से जो मैंडेटरी कट्स है, उसमें रेशनिंग ऑफ पावर का जो है वो थोड़ा बहुत बैकड्रॉप प्ले कर रहा है बेस मेटल्स में। सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। कॉपर मैं आज के लिए इंट्राडे के लिए बाइंग का सलाह दूंगा 651 के आसपास। टारगेट्स आपका 658 के आसपास हो सकता है। 647 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट एल्यूमिनियम हालांकि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। एल्यूमिनियम में 199 के आसपास बिकवाली करे, 195 का टारगेट्स के लिए 201 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड पैक, एंड फेड का मीट होने के बाद इसमें थोड़ा सा डायरेक्शनल क्यूज बेटर हो सकते हैं। जी हाँ, यूएस फेड की मीटिंग आज शुरू हो रही है और कल यहाँ पर एक रिजल्ट हम आता हुआ देखेंगे। तो क्लियरली कल भी बाजार यहाँ पर रिएक्ट करेगा और परसों तो करेगा ही, तो उसके ऊपर तो नजर रहेगी ही। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की। वहां पर भी खासा एक्शन है। क्या है खबरें, एनालिसिस बताएंगे आप। एक नजर यहाँ पर अब चीनी पे है, जहां पर गन्ने का बुआई का इलाका तो हमने बढ़ते हुए देखा ही था, लेकिन जो कल मीटिंग हुई है महाराष्ट्र में उसके हिसाब से 15 अक्टूबर से यहाँ पर क्रशिंग भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ आयसा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी है। प्रफुल्ल जी नमस्कार। इलाका यहाँ पर महाराष्ट्र में भी बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले साल के मुकाबले किस तरह की एक्सपेक्टेशन है शुगर क्रॉप की? शुगर क्रॉप की पोजीशन तो काफी अच्छी है। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बताना चाहूंगा कि जैसे
मॉनसून का विड्रॉल होना पहले जरूरी होता है। ये आज आईएमडी का एक रिपोर्ट है कि इंडिया में पूरा मॉनसून विड्रॉल जो है वो 25 अक्टूबर तक होगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र ने कल बोला है 15 अक्टूबर, उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि 15 अक्टूबर के पहले आप शुगर मिल चालू नहीं कर सकते हैं। अगर आप चालू करेंगे तो आपके पर क्रिमिनल केसेस होंगे। ये रीजन ये रहता है कि चीनी में यील्ड रिकवरी जो है उसके पर जब तक प्रोडक्शन के टाइम पे सनशाइन बढ़ती है तो उसका रिकवरी यील्ड बढ़ता है। अगर मॉनसून के टाइम पे अगर गन्ना अगर क्रश किया जाता है तो उस समय रिकवरी यील्ड कम होती है और गन्ने का सुक्रोस जो है वो हम लॉस करते हैं। कहीं कोई 1 से 15 तारीख में मिल चालू करके जो सुक्रोस का लॉस नेशनल असेट्स का नहीं हो, उसके लिए ये 15 तारीख की गई है। प्रफुल्ल विटानी जी, आपको क्षमा चाहती हूँ, रोकना चाहेंगे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं ग्लोबल फिनटेक का समिट में, उनके पास चलते हैं, सुनते हैं उनको। Locker level. So you saw the presenceless layer, then you're seeing the paperless layer. The third layer is the cashless layer, which is the UPI, the APS, AEPS, and ABPS, which show that it is possible to lift it one more layer and make it paperless. In a way, not so much on the financial side, but also the Ayushman Bharat is also bringing a paperless, cashless way of dealing with individuals' health, where he doesn't have to have upfront money out of the pocket money to be spending on his health. So in health as well, as much as in finance, that one layer of cashless layer, which is the third layer from the bottom, which has brought in a revolution. And the final thing, which has happened as of September 2021, is the account aggregator framework, which has been brought in, where the consent layer comes in. The consent layer, which will have to have, not always, in a way, opacity is good. But when you're bringing in consent layer into a digital framework, which is through the account aggregator, well recognized by the Reserve Bank of India, you have a certain opacity which gets cleared only on the consent given by the individual, data privacy. So the 4 levels in which we have brought in inclusion and in a sustainable fashion is very unique to India, and that is what is capturing the eyes of the world. Countries today like Singapore, Bhutan, France's Lycra, which is a network there, and also many others are now seeing the use for RuPay cards and also for the entire UPI payment. India's stack, particularly the payment stack, has been very well recognized, and people are looking for sharing their thoughts with India, and many of our bilateral engagements with our counterparts today focus on this, and therefore the Global FinTech Fest in India will be better off for having a lot more information shared on these scores. ऑल राइट, तो वित्त मंत्री कहती हुई कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पर काफी काम करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स यूपीआई डिटेल्स भी वहां पर उन्होंने बताई और कहा कि सोलर विंड एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पर देश काफी जल्दी से आगे बढ़ भी रहा है। क्लियरली चीनी की बात होगी तो एथेनॉल की भी होगी, लेकिन प्रफुल्ल विटलानी जी आपके पास आते हैं और एक बार फिर माफी मांगना चाहेंगे कि हमको आपको बीच में यहाँ पर रोकना पड़ा। आप प्लीज अपनी बात खत्म करिए। ये बताइए कि किस तरह का चीनी प्रोडक्शन हम देख रहे हैं, क्या प्राइसेज हैं, फेस्टिवल डिमांड किस तरह की आप बनता हुआ देखते हैं, और क्योंकि अब बाजार इंतजार कर रहा है कि एक्सपोर्ट कोटा, एथेनॉल प्राइसिंग यहाँ पर बहुत जल्दी अनाउंस होनी चाहिए, उसका कितना इंतजार करना होगा? देखिए, इथेनॉल ग्रीन एनर्जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है, तो इट इज आवर प्लेजर कि शुगर इंडस्ट्री भी इज पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी नाउ, एंड जो 20% का जो टारगेट दिया गया था वो टाइमिंग पे पूरा किया जाएगा शुगर इंडस्ट्री की ओर से। जैसे मैं कह रहा था कि सनशाइन के हिसाब से रिकवरी यील्ड का मालूम पड़ता है, तो काफी चीजें ऐसी रहती है कि जो जनवरी में क्लियर होती है कि कितना प्रोडक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें से रिकवरी यील्ड सीजन कभी चालू होती है। मेरे ख्याल से ये सीजन भले 15 अक्टूबर से गवर्नमेंट की ओर से परमिशन मिली हो, शायद लेट हो। केन कटर्स जो है वो दिवाली के टाइम पे फील्ड में जाते नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन मॉनसून ऑल्सो कि अगर विड्रॉल ऑफ द मॉनसून 25 अक्टूबर तक गया तो हम लोग शायद दिवाली के बाद ही
ये मैक्सिमम शुगर फैक्ट्रीज चालू होगी, ऐसा हमें लगता है। जहां तक कंजप्शन की बात है और रेट्स की बात है, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में शायद 10 साल में एग्री कोमोडिटी लोवेस्ट स्टॉक पे अवेलेबल है, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो शुगर हो। तो ये जो स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक इन फार्म या फार्मर्स रहता था, वो पूरे पैसे अभी फार्मर्स के पास है। तो ये सीजन जो है अभी नवरात्रि में, जैसे अभी शिंदे साहब ने 8 से 10 के बदले 8 से 12 गुजरात के जैसा रात को सेलिब्रेशन अलाउड कर दिया है, यहाँ कंजप्शन बढ़ जाएगा। यहाँ फार्मर्स के पास जो है वो काफी केस फ्लो है, तो जो अर्बन नहीं कर पाएगी वो रूरल कर लेगी, और एफएमसीजी जो है वो बम्पर सेल कर पाएगी, और एफएमसीजी के शेयर्स भी शायद बम्पर चल सकते हैं अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आने के बाद। जहां तक चीनी के रेट्स का सवाल है, ये पूरा रेट जो आज की तारीख में 3400 रुपया एवरेज चल रहे हैं, जैसे 3400 महाराष्ट्र और 3550 यूपी में एक्समिल चल रहे हैं। हमें लगता है वो सेम रेट ही रहेंगे और कुछ कम होने की उम्मीद नहीं है। ओके अच्छा, संक्षेप में प्रफुल्ल जी एक चीज और, क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि बुआई का क्षेत्र भी बड़ा है, प्रोडक्शन भी बेहतर रहेगा, एक्सपेक्टेशंस तो ये है कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन महाराष्ट्र की ओर से आ सकती हैं। लोकल प्राइसिंग पर कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं, और जो 5 मिलियन टन का कोटा एक्सपोर्ट का, क्या फिर वो बढ़ते हुए दिख सकता है? नहीं, ये बढ़ते हुए अभी तो नहीं लग रहा है। वैसे काफी हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ओजीएल का मांगा हुआ है, पर जब हमने कुछ सोर्सेस, गवर्नमेंट सोर्सेस से बात की थी, तो उनको थोड़ा कंसर्न ये भी है कि नवंबर में गुजरात का इलेक्शन है, और ऐसे टाइम पे ओजीएल अलाउ करना, या ऐसा नहीं हो जावे कि यील्ड रिकवरी और एक्चुअल प्रोडक्शन फिगर का जो जनवरी में समझ आती है उसके पहले ज्यादा एक्सपोर्ट अलाउ करना, तो शायद 2 ट्रंचेस में आ सकती है। पहला ट्रंच 4 या 5 मिलियन टन का रहेगा, दूसरा फिर जनवरी में रीएसेस करके आगे का आएगा, ऐसा हमें लग रहा है। ऑलराइट, ये तो बात हुई चीनी की, जहां पर बहुत कुछ हो रहा है और काफी कुछ यहां पर आगे जाकर एक्सपेक्टेड भी है इन सेंस ऑफ अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से। लेकिन एक और बड़ी खबर पर ध्यान डालेंगे, जहां पर फूड प्रोक्योरमेंट को लेकर अब सरकार ने कहा है कि बफर स्टॉक बनाने की बात तो है ही, लेकिन जो रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के साथ जो बातचीत फूड सेक्रेटरी की हुई है, उस लिहाज से निजी कंपनियां भी खरीदेंगी केंद्र के लिए खाद्यान्न। तो ये एक बड़ी खबर ऑफकोर्स यहाँ पर आती हुई। हमारे साथ शिवाजी रोल ऑफ फ्लावर मिल्स के अजय हैं हमारे साथ। आप कैसे देखते हैं अजय इस खबर को, और कितना हम देखते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें? अब देखिए, ये जो कल सचिव साहब का जो एड्रेस था रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को, उसमें उन्होंने अपना एक दूरदर्शी विकल्प बताया कि सन 2047 तक जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहेगा, सरकार का जो है गेहूं में और बाकी कमोडिटीज में क्या रोल रह सकता है। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जो है गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, धीरे धीरे जो है प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा, और जो एफिशिएंसीज है उनको लेके आना जरूरी हो जाएगा आने वाले समय में। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताया कि कई कंट्रीज में जो है प्राइवेट एजेंसीज प्रिक्योर करती है, और उनके हिसाब से वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। हो सकता है उस विकल्प को जो है वो हिंदुस्तान में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आने वाले सालों में जो है प्राइवेट कंपनियों को, निजी कंपनियों को कुछ पार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है वो दे दे। तो ये सब एक आगे का जो है एक विजन है सचिव साहब का। अगले सीजन से ये अलाउ किया जा सकता है, इस तरह की स्टेटमेंट वहां से आई है। लेकिन क्योंकि अजय आप हमारे साथ हैं, किस तरह की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि गेहूं के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं, और फेस्टिविटी से पहले हम देखते हैं कि कुछ बहुत तेजी यहां पर बाजार में बनती ही है। तो आफ्टर वो इनिशियल हिकअप्स जो रहे हैं, एज ऑफ नाउ बाजार की स्थिति क्या है? देखिए, अभी तो बाजार जो है वो काफी म्यूटेड है, और जैसे सरकार की जो है कड़ी नजर बनी हुई है गेहूं के ऊपर और जो है कीमतों के ऊपर, तो इसके लिए जो है कोई उठक पुठक है नहीं। बाजार जो है आने वाले दिनों में भी काफी स्टडी होने की उम्मीद है। अब लोगों को लगता है जो भी होगा वो दिवाली के बाद होगा, क्योंकि अभी मिलर्स भी सफिशिएंटली कवर्ड है अगले 1-1.5 महीने के लिए। अक्टूबर के बाद क्या होता है वो थोड़ा सा जो है एक संदेह रहेगा, कहीं बाजार में जो है रियल शॉर्टफॉल है कि नहीं, वो उस समय पता चलेगा। आज की तारीख में तो बाजार जो है काफी स्टडी है।
ओके, शुक्रिया अजय जी बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि इसके मायने क्या है, क्या स्थिति फिलहाल मार्केट की प्राइसिंग और सप्लाई के फ्रंट पे बनी हुई है। लेकिन हमारे साथ अनुज बने हुए हैं, क्विकली उनकी स्ट्रैटेजीज भी ले लेते हैं। अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो अनुज, कॉटन सीड ऑयल केक तो एक बार फिर से गोते खा रहा है, 6% नीचे है। स्पाइसेस के पैक में भी कोई खास एक्शन नहीं है, ग्वार पैक भी नीचे है। कुछ ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पर? देखिए, अगर हम ग्वार को देखें तो यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा था और भाव करीबन 5300 के आसपास है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। करीबन 5250 के आसपास खरीदारी करें, 5100 का स्टॉप लॉस लगाएं, करीबन 5500 तक का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ग्वार में जो हमने पिछले 1-2 दिनों में तेजी देखी है और अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है, उससे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्पाइसेस में हमने कल एक गिरावट आते हुए देखी थी, तो पर्टिकुलर जीरा में हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड डाउन रह सकता है। यहाँ पे करीबन 24,500 के आसपास बिकवाली करें, 24,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, करीबन 23,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं स्पाइसेस पर। हालांकि स्पाइसेस में आज के सेशन में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। अच्छा किशोर, जैसे अभी हम अजय जी से भी बात कर रहे थे, आपका भी एक व्यू लेना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन पूरी एग्री स्पेस के लिए कैसी डेवलपमेंट रहेगी? आई थिंक सी यहाँ पे एफिशिएंसी डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर लेके आएगा। सो एंड आई एम श्योर कि चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ आएंगे ये। बट आई थिंक सी वाइडर पार्टिसिपेशन और स्पेशली जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स में और इंटीरियर्स में जाना है और किसान के पास डायरेक्टली जाना है, तो आई थिंक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। और मेरे हिसाब से आई थिंक वी शुड बी वेलकमिंग दिस। ठीक है, शुक्रिया आपका किशोर और अनुज, आप दोनों का ही शो में आने के लिए, अपने व्यूज सभी खबरों पर और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस वीडियो के साथ। नमस्कार।